हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें से आपको कम से कम मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 99.9% क्वेश्चन देखे जा सकते हैं आपकी एग्ज़ाम्स में। ऐसे प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूं आपके लिए। इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल अच्छे से आप एक एक प्रश्न को याद करिएगा और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस किस विषय के मॉडल पेपर जल्दी से जल्दी चाहिए। तो मॉडल पेपर भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में, मतलब कि आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, कक्षा 10वीं। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अति लघुत्तरी क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको याद रखना है पट्टी किसे कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया है और संसाधन एवं विकास नामक पार्ट जो आपका भूगोल में दिया गया है उसका पहला ही पार्ट है, ठीक है। उसी से आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। तो ये पट्टी कृषि आपको याद रखना है, पर्वतीय प्रदेशों में ये की जाती है। 2 अंक के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब 2 नंबर में आपसे ये पूछे जाएंगे। इसके बाद में समोच्च जुताई किसे कहते हैं। तो उत्तर में आपको याद रखना है, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपर्दन, मतलब कि मिट्टी का जो कटाव होता है ना उसको बोला जाता है मृदा अपर्दन। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, उसमें मृदा अपर्दन को रोकने के लिए समोच्च कृषि की जाती है। अब ये समोच्च कृषि होती क्या है, इसमें आप याद रखना, इस विधि में खेतों की जुताई वृत्ताकार में की जाती है, मतलब कि वृत्त के आकार में की जाती है, जिससे इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, मतलब जो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो भी वैसी ही बनी रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी अच्छे से। चादर अपर्दन कई बार विस्तृत जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कैसे बहता है, नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये ऊपर से जल बह रहा है और यहाँ पर से मिट्टी का कटाव होकर वो तो उसके साथ ही बह जाएगी, ठीक है। उसे चादर अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन से आशय है ऐसे संसाधन, ठीक है, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास में होता है। मतलब एक देश के पास में होता है, राष्ट्र के पास में जिसका स्वामित्व होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी ज़मीन, ये भी राष्ट्र की संपत्ति होती है। सड़क भी राष्ट्र की संपत्ति होती है। नहरें जो है वो भी राष्ट्र की संपत्ति होती है। और रेल, ये भी राष्ट्र की संपत्ति होती है, अर्थात राष्ट्र के संसाधन होते हैं। और एक बात समझना आप इसमें, संसाधन किसे कहते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आए डायरेक्टली कि संसाधन किसे कहते हैं, तो याद रखना, जिन वस्तुओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना, उन्हें हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय। निम्न का मतलब होता है हास या कम ही होना, ठीक है, याद रखना। तो मृदा को कृषि योग्य ना रहने देने की प्रक्रिया को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में क्या होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, ठीक है। अब अगर उसकी उपजाऊ क्षमता हम धीरे धीरे नष्ट कर देंगे तो मृदा का ये निम्नीकरण है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हमारी जो भूमि है ना, वो भूमि क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरा जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे मृदा निम्नीकरण ना हो। देखिए, मृदा निम्नीकरण के उत्तर में आपको याद रखना है, मृदा को कृषि योग्य ना रहने देने की प्रक्रिया को मृदा निम्नीकरण कहते हैं।
मानवीय क्रियाकलापों, मतलब मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं वो मानवीय कार्य है। तो मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण केवल मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार बताइए। तो आपको याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है ना, उनके प्रकार इस प्रकार हैं। देखिएगा, सबसे पहला है जैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो, देखिएगा, ऐसे संसाधन जैव संसाधन जो कहलाते हैं जो जैव मंडल से हमें मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण, जैव मंडल से मनुष्य भी है, वनस्पतियाँ भी है, मछलियाँ हैं, प्राणी जात है, पशुधन है, ये सभी जैव संसाधन है। ठीक है, और जैव संसाधन याद रखना, ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होती है, जो सांस भी लेते हैं, जिनमें वृद्धि भी होती है, वो सब जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर में आपको याद रखना है, ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सभी क्या है? निर्जीव है, मतलब अजैव संसाधन है। तो ये संसाधन दो प्रकार के इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, और किसके आधार पर है? तो यह है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप याद रखना, दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधनों में याद रखना, ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें मतलब कि एक प्रकार से वृद्धि वाले प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, वो सांस ले सकते हैं, वो सभी जैव संसाधन हैं। और इसके विपरीत सारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में, जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें कोई दो अंतर आपको बताना है। तो मरुस्थलीय मिट्टी एक तरफ लिख देंगे आप और एक तरफ लिख देंगे जलोढ़ मिट्टी। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी में, इस मिट्टी में रेत, गाद और मृत्तिका मिलती है, और जलोढ़ मिट्टी में आपको लिखना है ये बालू प्रधान मिट्टी जिसमें बालू के कण होते हैं। और मरुस्थलीय मिट्टी में साधारणतः पोटास, फास्फोरस अम्ल और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एक तो पोटास पाया जाता है, फास्फोरस अम्ल पाया जाता है, चूना पर्याप्त मात्रा में मरुस्थलीय मिट्टी में पाया जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें खनिज और नमक की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। देखो, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, इसमें खनिज या नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। और इसके बाद में आपके लिए कम से कम मैं सामाजिक विज्ञान के 15 वीडियो और अपलोड करूँगा, जिसमें आपके मॉडल टेस्ट पेपर भी रहेंगे। ठीक है, और आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए मोस्ट जो प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारा जो मेंस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इस प्रकार से भी लिखेंगे टेलीग्राम पर तो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और मेंस एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक अबाउट सेक्शन में भी है। जो चैनल का अबाउट सेक्शन है ना, अबाउट सेक्शन पे हमने लिंक डाल रखी है, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके और डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मुख्यतः नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर साबित होंगे। धन्यवाद।